Assalamu alaikum, good morning everyone and welcome to another episode of The Inside Scoop जहाँ मनी विस्पर करता है सीक्रेट्स और हम ट्रांसलेट करते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले आई एम श्योर आप लोगों ने ज़रा फील किया होगा कि हमारी मार्केट कुछ मामूली सी a few thousand points कल गिरी है, लेकिन कोई बात नहीं, you guys know we don't get worried about these things. Profit taking तो होती है, बात भी करेंगे इस बारे में। I am मशल खान, आपकी गाइड थ्रू द शैडोज ऑफ द स्टॉक मार्केट, शाइनिंग अ लाइट ऑन द मोस्ट चैलेंजिंग फाइनेंशियल रिडल्स एंड अनलॉकिंग डोर्स द माइंड्स दैट मूव मिलियन। आज के कार्ड्स के डेक में क्या है? जूसी मार्केट इंटेल एनालिसिस जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी, और एक शो डाउन विद ए फाइनेंशियल लेजेंड दैट इज टू बिग टू मिस। ये बस कोई रैंडम शो नहीं है, ये आपकी चाबी है टू द डोर दैट विल ओपन योर एंट्री टू द रियल गेम। ये है द इनसाइड स्कूप। शुरू करते हैं विद अ मार्केट रिकैप। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद हमारी मार्केट ने प्रॉफिट टेकिंग देखी एंड स्टार्टेड फॉलिंग। हमारी स्टॉक मार्केट का ऑल टाइम हाई के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ हो रही है। RSI जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो भी ओवरबॉट जोन में चला गया था, हमने आपको बताया था, और अब एक न्यूट्रल जोन की तरफ आ रहा है। तो पहली चार्ट देख लेते हैं हम। याद रखिएगा कि RSI मीनिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो कि बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। कैसी 100 इंडेक्स ने सपोर्ट बनाया कोई 116,200 पॉइंट्स पे। अब ये वो लेवल है जो मार्केट को नहीं ब्रीच करना चाहिए, मतलब इससे नीचे नहीं आना चाहिए। ऑन द अपसाइड हमें एक रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहा है ऑन 117,757 पॉइंट्स। स्टॉक मार्केट हमारी अभी भी बुलिश है, हाउएवर कूल डाउन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वन थिंग जो हमने बहुत नोटिस किया है दोस्तों में या फिर उन लोगों के साथ जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करती हूँ कि वो हमेशा तब खरीदते हैं जब मार्केट ऊपर जा रही होती है। ये बहुत डेंजरस हरकत है, रिगार्डलेस कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। बाइंग जब मार्केट ऊपर जा रही होती है डिक्रीज करती है द प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका प्रॉफिट कमाना, और आपको एक मतलब पुअर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में फॉल करते हैं। फिर KSE 100 इंडेक्स का RSI 57 पे आ चुका है। वी कैन सी कि कुछ रिकवरी या तो कल होगी या फिर डे आफ्टर, जब जो बेनिफिशियल होगा हमारे इन्वेस्टर्स के लिए एज वेल। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मार्केट रोल ओवर वीक में होता है, बिकॉज मार्केट हमेशा आपको डिस्काउंटेड मिलती है, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू मेक मनी। मैं पर्सनली हमेशा अपनी बाइंग सब करती हूँ मार्केट गिर रही होती है। आई नेवर बाय इन राइजिंग मार्केट। मैं बिलीव करती हूँ कि जब भी मार्केट फेस करती है सेलिंग प्रेशर ड्यूरिंग रोल ओवर वीक, दैट इज द बेस्ट टाइम टू बाय योर फेवरेट स्टॉक्स, नॉट अ बाय और सेल कॉल। एंड रिमेंबर, हमेशा अपनी रिसर्च कीजिएगा बाय योर सेल्फ। On my left, we have our top traded stocks for the day. Okay, so on this chart we can see कौन सी company led to the decline of the index yesterday, मतलब कि Monday। तो to summarize it, Monday को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तकरीबन कोई 2000 पॉइंट्स लूज किए हैं। द रीजन फॉर दिस वाज डिक्रीज ओवर एंटिसिपेशन ऑफ रोल ओवर वीक। सेलिंग प्रेशर एनर्जी और पावर सेक्टर में आया, एज वेल एज सीमेंट्स एंड बैंक्स। IMF ने मना कर दिया टू द FBR प्ली फॉर रिडक्शन इन प्रॉपर्टी सेक्टर ट्रांजैक्शन रेट्स। पाकिस्तानी रुपी ने डिप्रिशिएट किया अगेंस्ट द डॉलर बाय थोड़े 11 पैसा से। इसकी वजह से 4 मेंशन्ड जो पॉइंट्स थे, मार्केट लॉस्ट 2000 पॉइंट्स मंडे को। लेकिन नोट करने वाली चीज़ ये है कि मार्केट अभी भी बुलिश है, अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, बट स्टिल इफ यू जूम आउट इट्स एन अप ट्रेंड। मूविंग ऑन टू हमारी इकोनॉमिक सेगमेंट, IMF ने डिक्लाइन कर दिया FBR की रिक्वेस्ट लोअर ट्रांजैक्शन टैक्सेस फॉर द प्रॉपर्टी सेक्टर। प्रीवियसली सीनियर ऑफिशियल्स ने कहा था कि IMF ने अग्री कर दिया है टू रिड्यूस द विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉपर्टी बायर्स बाय 2%, लेकिन अब ऑफिशियली IMF रिप्रेजेंटेटिव्स ने कंफर्म कर दिया है कि दे विल नॉट बी लोअरिंग द टैक्स रेट्स। हाउएवर IMF हैज शोन विलिंगनेस टू ऑगमेंट द एग्जिस्टिंग 7 बिलियन EFF विद द क्लाइमेट फाइनेंस RSF। बोथ ऑफ दीज विल बी प्रेजेंटेड बोर्ड के सामने, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने, जो फिर देन रिलीज करेंगी पेमेंट्स। ये बहुत बेनिफिशियल होगा पाकिस्तान के लिए और उनकी इकोनॉमी के लिए। मूविंग ऑन, वी हैव ए सीनियर इकोनॉमिक एनालिस्ट विद अस, लेकिन उनसे बात करने से पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। यू विल वांट टू ट्यून इन फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। वो एक बहुत तजुर्बा रखते हैं स्पेशली इन द बैंकिंग सेक्टर, इन द इकोनॉमिक सेक्टर। उनकी ही इज़ अ PhD ऑन टॉप ऑफ दैट एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज। तो हम उनसे पूछताछ करेंगे अबाउट IMF, द इकोनॉमी। सो स्टे विद अस, यू वांट टू लिसन टू दिस कॉन्वर्सेशन। आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप। आई एम मशल खान।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, हु इज़ ए सीनियर इकोनॉमिक एनालिस्ट। ही इज़ ऑल्सो द चेयरमैन एंड CEO ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, कराची। तो आइए डॉक्टर साहब से इकोनॉमी और IMF के बारे में कुछ क्वेश्चंस, कुछ पूछताछ करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब बताइएगा कि अभी जो हमारी रीसेंट इकोनॉमिक डेटा है, इट शोज़ कि इन्फ्लेशन अभी 4.1% पे है और GDP ग्रोथ जो प्रोजेक्टेड है दैट्स 3% 2025 के लिए। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रिकवरी है, क्या वो एक सस्टेनेबल पाथ पे चल रही है अभी? ये गुजारिश ये है कि इस वक्त जो भी आपको बेहतरी नज़र आ रही है वो दूसरों के इक़दामात की वजह से है, हमारी अपनी कोशिशों का नतीजा नहीं है, या आवाम के ऊपर गैर ज़रूरी बोझ डाला गया है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो बेहतरी है जिसे इस्तेहकाम का नाम दिया जा रहा है, शायद ये सस्टेनेबल ना हो। और मैं समझता हूँ कि अगला जो 2 साल बाकी हैं IMF के प्रोग्राम में, मेरा अपना तज़किया ये है कि इसमें मईशत जो है हमारी लड़खड़ाती हुई चलेगी। और जैसे आलमी ताकतें चाहती हैं कि पाकिस्तान 2027 के बाद खुदा न खास्ता एक मरतबा फिर IMF के पास दस्ते सवाल दराज करे, लेकिन इस दौरान में पाकिस्तान की मईशत को कोई बड़ा ख़तरा ना हो। उसकी वजह आपको भी पता है, हमें भी पता है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, अमेरिका के जो मफादात हैं, इस वक्त जो दहशतगर्दी की जंग चल रही है, यूक्रेन का मसला है, गज़ा का जो है उनके साथ जुल्म हो रहा है, और मशरिक़ी वस्ता के वाक़यात, इसमें अमेरिका को अभी पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है। और आपने देखा कि ट्रंप जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तारीफ़ की कि जनाब उन्होंने एक दहशतगर्द हमें पकड़ के दे दिया, और खड़े होकर लोगों ने तालियां बजाई। तो पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये एक आर्जी बेहतरी है, आर्जी उनकी हिमायत है। तो ये शायद मैं इसको, जो आपका सवाल बड़ा मानी खेज़ है, तो मैं ये कहूँगा कि शायद हमें एक मोहलत मिली है कि इस कुदरत की तरफ से इस दौरान में हम अपनी पॉलिसियाँ सही करके मईशत को बेहतरी की तरफ डालें, ताकि जब दुनिया का जो है नज़रें फेर ले हमारी तरफ से, उस वक्त तक हम इस काबिल हो चुके हों कि वो संभाल सकें अपने आप को। जनाब, तो अगर आपको टास्क दिया जाए कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो स्ट्रैटेजी है वो आप डिसाइड करें, तो कौन सी एक एक्सट्रीम चीज़ आप बदलेंगे जो मोस्ट लाइकली होगी कि आपको लगता है करंट गवर्नमेंट रेजिस्ट करेगी, और क्यों? बड़ा अहम सवाल है आपका। देखिए, लेकिन जो मैं बात करूंगा वो ये है कि जो तीनों बड़ी पार्टियां इस वक्त हैं, तीनों के इंतखाबी मंशूर का वो हिस्सा है, अगर वो इस पर अमल नहीं कर रहे तो अपने मंशूर से इनराफ कर रहे हैं। देखिए, बात ये थी कि अभी आपको पता होगा कि हमारे शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि जी FBR जो है पाकिस्तान में टैक्सों की जो कैपेसिटी है, जो इस्तेदाद है, उससे 15,000 अरब रुपया एक साल में कम वसूल करता है। जो खुद 15,000 अरब वो कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो सिर्फ FBR की कह रहे हैं। मैंने जो रिसर्च की है उसमें सूबों का भी है, जो ब्लैक बनी है उसका भी है, वो सब कर लें तो हम 23,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहे हैं, जो हमें करना चाहिए। अब ये इतनी बड़ी रकम है कि अगर इसका एक बड़ा हिस्सा हम वसूल नहीं करते तो फिर ये बात करना कि मईशत बेहतर हो जाएगी, मेरे ख्याल से खुद फरेबी होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो तमाम पार्टियों के मंशूर में है कि ये हम कर दें कि 10 लाख रुपए की हद रखें, कि 10 लाख रुपए से कम जिसकी आमदनी है पाकिस्तान में, अभी वो 6 लाख है, मैं कहता हूँ 10 लाख कर दें, उससे नीचे कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन 10 लाख रुपए सालाना से जिस किसी की भी आमदनी है, कहीं से भी है, उसको अगर पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में कमाना है, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये मुनसिफाना निज़ाम है। और अगर ये हम नाफिज कर लें, जो तीनों पार्टियों के मंशूर में है, मईशत को दस्तावेजी बना लें, काले धन को सफ़ेद न होने दें, तो अगर ये 23,000 अरब रुपए के बजाय मैं समझता हूँ पहले साल में 15,000 अरब भी आपको मिल जाए, तो हम आवाम को फैसिलिटीज़ देंगे, हम तालीम का बजट बढ़ाएंगे, हम सेहत का बजट बढ़ाएंगे, हम आवाम को साफ़ पानी का जो है बजट बढ़ा के देंगे, और IMF के प्रोग्राम से 1 साल के बाद निकल जाएंगे। अब कौम को ये फैसला करना है कि अशराफिया को नवाजना है या जौहरी ताकत पाकिस्तान को पर वो कवानीन नाफिज करने हैं जो तमाम पार्टियां मुत्तफिक हैं, जो आईन पाकिस्तान कहता है। अब आईन पाकिस्तान में आपको भी इल्म है
कि 25A जो है वो ये कहता है कि हर बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से 16 साल है उसको लाजमन मुफ्त और लाजमी तालीम देनी है हमने। अब इस वक्त हमारे 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है। तो जो हमारा टैक्सों का निज़ाम है, जो टैक्सों की वसूली है, उसमें तो हम जो है वो सिर्फ कर्जे और सूद में ही वो पैसा चला जाता है तनख्वाहों में, तो सारी ज़िंदगी शायद हम उनको ना दे सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली शर्त जो मैंने आपके सवाल के जवाब में कहूँगा कि मैं कोई इनकलाबी बात नहीं कर रहा, जो ये खुद कहते हैं, जो आइन कहता है आप ये टैक्स नाफिज और वसूल करें, मईशत को दस्तावेजी बनाएं, किसी को टैक्स चोरी की इजाज़त नहीं दें, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, तो पाकिस्तान के 80% मसाइल हल हो जाएंगे, बशर्ते कि उस पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो। जनाब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर शाहिद, आपने बहुत अच्छी बात की। बल्कि हमारी जितनी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, जितनी इनफॉर्मल इकॉनमी है, वो शायद इसीलिए इतनी ज़्यादा तादाद में है क्योंकि जो लोग पहले ही स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो मतलब सर्वाइवल में हैं, उनको मुश्किल लगता है अपनी टेबल पे खाना रखना, उनको अभी अगर टैक्स नेट में लाया जाए तो मतलब वो इसीलिए भागते हैं इन चीज़ों से। और अगर हमने टैक्स नेट को इसी तरह से मैनेज कर लिया कि एक सर्टेन अमाउंट के नीचे अगर आपकी सालाना इनकम जो है वो उससे कम होगी तो आपको टैक्स ना देना पड़े, वो उस वजह से आपकी गवर्नमेंट की जो डॉक्यूमेंटेशन होगी आपकी पॉपुलेशन की वो भी आसानी से होगी। तो कीपिंग विद दिस हमें बताएं कि हमारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो इतनी बड़ी तादाद में, कुछ लोग कहते हैं कि वो फॉर्मल इकोनॉमी जितनी ही है, तो आपको क्या लगता है कि ये इकोनॉमिक डेटा को डिस्टॉर्ट करता है और कि रियल इम्पैक्ट हमारी फिस्कल पॉलिसी और IMF नेगोशिएशंस पे क्या पड़ता है इसकी वजह से? देखिए, आपने बहुत अहम नुकात उठा दिए हैं, इसीलिए मैंने पहले जो आपको पॉइंट था यही कहा था कि हमारा कानून तो ये कि 6 लाख रुपए से कम जिसकी आमदनी है उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। मैंने आवाम की तकालीफ जिसका आपने इशारा किया, ये भी मेरे जहन में था, तो मैंने तो 10 लाख कर दिया ना कि 10 लाख से नीचे टैक्स ना लें, लेकिन 10 लाख से ऊपर तो टैक्स हमें नाफिज करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कुछ 70,000 अरब रुपया पाकिस्तान में काला धन है। लेकिन एक बात आपको मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूं, जो हुकूमतों की जो है नियत पर बात करता है। एक आदमी है जिसके पास एक प्रॉपर्टी है, उसने बेचारे ने कोई 10, 15, 20 साल पहले ले ली थी। अगर वो प्रॉपर्टी अब वो बेचने जाता है जो उसने ईमानदारी से अपने पैसे से बनाई थी, मिसाल के तौर पर तो इतनी बड़ी 5 करोड़ की है, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि जनाब जो आपका FBR वैल्यू है वो उसको जो है ना वो 2 करोड़ से उसमें बेचेगा। तो जो बेचारा बेच रहा है अपनी जायज़ आमदनी को, उसको 3 करोड़ रुपया काला धन मिल गया, तो वो गदा काट रख के कहता है जी इस पैसे को बाहर भिजवाएं। और जिसके पास चोरी का पैसा है वो कहता है जी मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, उसका 3 करोड़ का काला धन जो है वो सफेद हो गया। बिल्कुल। फिर सवाल ये होता है कि आप टैक्सों की वसूली कैसे होगी। आपको मैं और बताऊं, बड़ा आम नुक्ता है। देखिए, हमारे यहाँ जो रेमिटेंसेज आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई 35 अरब डॉलर की हैं, और जो हमारी बरामदात हैं वो 22 अरब डॉलर की हैं। नहीं सॉरी, माफी चाहूंगा, वो है कोई 32 अरब डॉलर जी। 35 अरब वो ज्यादा है हमारी रेमिटेंसेज। अब भारत की मिसाल देखें तो उनकी रेमिटेंसेज है 124 अरब डॉलर और उनकी बरामदात जो है वो 777 अरब डॉलर। तो सवाल ये कि हमारी तरफदात इतनी बढ़ क्यों गई? इसलिए बढ़ गई कि हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) रखा है, जिसमें ये होता है कि चोरी का पैसा है, जिसे आपने जिक्र किया काला धन है, वो हुंडी के जरिए बाहर जाता है। बिल्कुल। उसके बाद रेमिटेंसेज में पाकिस्तान आ जाता है। तो 111(4) में ये है कि कोई सवाल नहीं पूछ सकता बिल्कुल कहाँ से आया। तो इसका मतलब ये है कि 1 लाख डॉलर की जो TT आती है रेमिटेंस, उस पर हुकूमत को टैक्सों की मद में 40 लाख रुपए का नुकसान होता है। अब आप अंदाजा लगाइए तो इस 35 करोड़ में से अगर फिलहाल के तौर पर 20-22 करोड़ रुपए काला धन है, कितना बड़ा टैक्स हो गया। तो प्रॉपर्टी को आप ले लें, रेमिटेंसेस, फिर आप बरामदात नहीं बढ़ा रहे। अगर भारत की 6 गुना है, मैंने हिसाब लगाया कि हमारी 6 गुना ना हो, दुगनी हो, तो हम IMF को 1 साल पहले खुदा हाफिज कह सकते हैं। और रेमिटेंसेस सब इतनी नहीं बढ़ेंगी जितनी बरामदात, तो रोजगार भी तो मिलेगा, GDP भी बढ़ेगी। लेकिन रेमिटेंसेस से तो महंगाई बढ़ती है, रोजगार होता नहीं और टैक्सों का नुकसान होता है। तो हमारी जो मईशत है, जो आपकी बातों से बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि आप भी समझते हो कि ये अशराफिया की मईशत है। जो हमारी पॉलिसी है वो अशराफिया को नवाजना है, टैक्स चोरी करने वाले को नवाजना है, कौमी दौलत लूटने वाले को नवाजना है, जो मुल्क से बाहर पैसा भेज रहा है उसको नवाजना है, और आवाम को कुचलना है। तालीम का बजट कम करना है, सेहत का बजट कम करना, तरक्याती खर्चात का बजट कम करना। तो नतीजा क्या है? 11 करोड़ लोग वो ऐसे हैं हमारे भाई
मैंने जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं और 26 मिलियन बच्चे, जैसे मैंने आपसे कहा कि स्कूल नहीं जा रहे, एक साल में 1 करोड़ 30 लाख आदमी जो पहले गरीब नहीं थे वो गरीब हो गए, क्योंकि जैसे आपने इशारा किया कि हमारी मईशत ही गिरो नहीं कर रही है। जब मईशत गिरो नहीं करेगी तो फिर जो है काम कैसे चलेगा। फिर आपने महंगाई की बात, ये महंगाई कम कैसे हुई है ये भी तो देख लें। मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, हुकूमत अगर उसको एग्री नहीं करती तो वो सवाल ही नहीं पैदा ना करें। वो ये है, आप अपना अकाउंट चेक कर लें, जब आपने बैंक में पैसा रखा है जून 2024 में उसका मुनाफा था, आपको पता है 20.5% सेविंग पर जी। आज है 10.5%। अरे भाई 23,000 अरब रुपए के लोगों के बैंकों में पैसे पड़े हैं जी। तो आपने 23,000 अरब रुपए उनके कम कर दिए, यानी उनकी कुव्वत खरीद कम कर दी। तो अगर मुझे कोई चीज सस्ती मिल भी रही है लेकिन मेरी आमदनी आधी हो गई तो मैं खरीदूंगा कैसे। उस महंगाई जो हुई है वो अवाम की कीमत पर हुई है। फिर आपको बताऊं, रिकॉर्ड पर है, कौमी बचत स्कीमें, शोधा, बीमाएं, यतीम, रिटायर्ड पेंशनर्स, उनकी जो है वो मुनाफे की शरह भी कम कर दी है जून से अब तक। तो आपने अवाम को कुचल दिया है, तो उससे ये मायूसी और बददिली भी फैल रही है। फिर इक़्तिसाद जो दहशतगर्दी हो रही है तो लोग ये फील करते हैं कि जी ये तो आप ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे साथ आप दहशतगर्दी कर रहे हैं, इक़्तिसादी दहशतगर्दी कर रहे हैं अवाम के साथ, तो जंग कैसे जीतेंगे। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि हमारी जो इंटरेस्ट रेट गिरी है 22 मतलब 22.5% से अब जो हमारा इंटरेस्ट रेट 12% पे खड़ा हुआ है, आप कह रहे हैं कि इसकी वजह से लोगों की जो आमदनी है वो कम हो गई है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगी इस बात पे, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट रेट इसीलिए गिरे क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आई है। तो ओवरऑल इवन जिन लोगों को जब 22% मिल रहा था इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट आपके सेविंग्स अकाउंट के थ्रू, एक्चुअली तो आपको कुछ प्रॉफिट नहीं बन रहा था उस चीज़ पे, बिकॉज आपकी जो इन्फ्लेशन थी वो ही सालाना 30% से ज़्यादा पे थी। तो मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी, क्योंकि आपकी जितने ये आपके म्यूचुअल फंड्स फिक्स्ड इनकम और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आपको एक रिटर्न प्रॉमिस करते हैं, वो रियल रिटर्न नहीं होता, क्योंकि वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता। वो सिर्फ आपको इन्फ्लेशन के साथ साथ आपके पैसे की अमाउंट बढ़ा रहा है, लेकिन वो वैल्यू उतनी ही होती है जितनी आपने पहले जमा कराई हुई होती है। नहीं, मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर दूं और मैं साबित कर सकता हूं कि जो मैं बात कर रहा हूं वो रिसर्च बेस्ड है। पाकिस्तान का आप चेक कर लीजिएगा, चूंकि आप खुद, मैंने लगता है कि खासी आपकी स्टडी है। देखिए हमारा जो कंपनीज ऑर्डिनेंस है उसमें आप पढ़िएगा 26A और 40A4, वो ये कहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वजारत खजाना की ये जिम्मेदारी है कि बैंकों का जो मुनाफा होता है उसमें वो खातेदारों को शरीक करें। अब मैं आपको बताऊं, अब से कुछ साल पहले उनका मुनाफा था 465 अरब, पिछले साल उनका मुनाफा था 1287 अरब, 1287 अरब मुनाफा क्यों कमाया? इसलिए कि उन्होंने, स्टेट बैंक ने ये कहा कि हम जो आप खातेदारों को मुनाफा दे रहे हैं वो हम डिस्काउंट रेट या पॉलिसी रेट से 1.5% कम देंगे, 150 बेसिस पॉइंट। ये गैर कानूनी है, नहीं कर सकते आप। बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद होगा कि आपका जो खाता है चेकबुक पे आप चेक करें होगा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। बिल्कुल, तो जब 2018 में 465 अरब का मुनाफा था और आज 1287 अरब रुपए का मुनाफा है, तो फिर आप कानून तोड़ के, जो कानून मैंने बताया 40A 46A4, उस कानून को तोड़ा है बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस को, स्टेट बैंक ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और बैंकों ने अपना मुनाफा बढ़ा लिया। अब आपने दूसरी मिसाल दे दी, बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन मैं आपको वो भी बता दूं कि ये जो फंड्स बने हैं ये ज्यादातर बैंकों के हैं। जी जी जी, बिल्कुल। 600 अरब रुपए आप चेक कर लीजिए, अपने डिपॉजिटर से कहा जी आप निकाल लें, यहाँ से आप चले जाएं, हमें नहीं चाहिए। उनका 600 अरब रुपया वहां से निकला, वो फंड्स में चला गया। अब वो जो फंड्स में गया, यहाँ पर टैक्सों की शरह ज्यादा थी तो उन्होंने अपने फंड्स में ले गए, वहां जो मुनाफा कमाया उस पर टैक्स कम है, तो ये तो आपने उनको भी फायदा पहुंचाया है। और आज मैं आपको बता दूं, आप चेक कर लें, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, जी जी, अगर आपके 50 लाख रुपया है, आप बैंकों में जमा करें तो ज्यादा मुनाफा मिलेगा, आप जो है अगर जो है फंड में जमा करें तो कम मिलेगा। ये कैसे हो सकता है? ये तो फंड बनाए इसीलिए गए थे छोटे लोगों के लिए। अब ये उल्टा हो गया है क्योंकि उन्होंने 40% तक टैक्स लगाया बैंकों ने। तो मैं अब फिर बता रहा हूँ कि अगर 50 सर आप फंड्स की जो बात कर रहे हैं, आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, आप ये क्या कहते हैं, इक्विटीज की तो बात नहीं कर रहे। नहीं, जो बैंक से ये जो फंड्स होते हैं ये पैसा कहाँ लगाते हैं?
फंड्स भी इनके डिविजन्स होती हैं ना, आपके अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फिर आपके पास इक्विटीज़ का भी होता है जो हम मतलब स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हूँ 100% इक्विटी, तो मेरे 100% पैसे लगते हैं स्टॉक मार्केट में और उसके ऊपर नीचे जाने के मुताबिक मुझे रिटर्न मिलता है। मोहतरमा, फिर आपने पेंडोरास बॉक्स ना खोलें, मेहरबानी करें, आपका टाइम। उसकी वजह ये बता दूं, देखिए स्टॉक एक्सचेंज जिस तेजी से ऊपर गया है, ये पूरी दुनिया में मिसाल है, रिकॉर्ड है। बिल्कुल। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये ऊपर गया क्यों है, जब आपकी मईशत तरक्की नहीं कर रही और कुछ ज्यादा से ज्यादा चंद लाख आदमी यहाँ काम कर रहे हैं। ये ऊपर इसलिए गया कि एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि मईशत की तरक्की अगर नहीं हो रही तो हमारा नारा ये है, रिकॉर्ड है, कि स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की मईशत की बेहतरी की दलील है। तो हुकूमत ने ये फैसला किया, SIFC ने ये फैसला किया, बैंकों से कहा गया, अपने जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, हुकूमत के इदारे हैं, उनसे ये कहा गया कि आप अपना पैसा जो है ना यहाँ लगा दें स्टॉक एक्सचेंज में, और वहाँ मुनाफा बढ़ना शुरू हुआ। तो सारी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आपने मुनाफा दिया है, ये किसकी कॉस्ट पे दिया, ज़रा ये तो आप देख लीजिए, और ये क्या सस्टेनेबल है। यानी मैं हैरान होता हूँ कि कोई, मेरे ख्याल से कोई 60% मुनाफा चंद महीने में मिल गया। 84% सर। ये पैसा किसका है, ये तो पहले आप ये देख लेना, ये पैसा आया कहाँ से है। और ये पैसा जिस वक्त हुकूमत का डंडा हटेगा, आप रिकॉर्ड में मैं बता रहा हूँ, तो आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट फॉल्सली इन्फ्लेटेड है? देखिए, इसको इस तरह से आप कह लें, फॉल्सली जरा मैं साबित नहीं कर सकूंगा। आर्टिफिशियली देखिए, आपने डिमांड एंड सप्लाई देख लें, जब हुकूमतें अपना पैसा वहां लगाएंगी तो डिमांड होगी। मैं आपको एक फिगर दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। एमनेस्टी को कही है कि बैंकों ने ये किया कि 1300 अरब रुपया 1300 अरब रुपया दिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जी। और ये कहा जी हम आपको कर्जा दे रहे हैं, तो उन्होंने कर्जे में दिखा, उन्होंने वो पैसा ले जाके जो है ना वो वहां लगा दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और वहां से उनको ज्यादा मुनाफा मिल गया। तो ये 1300 अरब रुपए मईशत में तो नहीं गए, लेकिन इन्होंने अरबों रुपए का मुनाफा कमा लिया। इसलिए कि जो बैंकों के कर्जे हैं वो तो आप इसलिए उनको देते ना, आप लगाए तिजारत में, सनत में, उन्होंने वो पैसा ट्रेजरी बिल में लगा दिया। मैं आपको आज बता रहा हूँ, ट्रेजरी बिल का रेट ज्यादा था, कर्जे दिए गए कम शहर पर, तो 1300 अरब के जो कर्जे थे मईशत को नहीं गए, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कमा लिया, तो उसकी वजह से ऊपर तो जाएगा ना फिर। तो ये जो मैं फाल्स नहीं कह रहा, मैं आर्टिफिशियली कह रहा हूँ, और लेकिन मईशत को नुकसान पहुंचा के कह रहा हूँ। तो आपको लगता है कि हमारी स्टॉक मार्केट जो है, जो लॉन्ग रन में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन लेगी, कि अगर वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हुई हुई है तो फिर एक मतलब पर्सनली मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ कि आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये वापस करेक्ट करके काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ गिरेगी? देखिए, आप पिछले चंद बरसों में, दिहाइयों में 3 दफ़े रिकॉर्ड पर है, स्टेट बैंक को ने तस्लीम किया, हुकूमत ने तस्लीम किया कि 3-4 मरतबा स्टॉक एक्सचेंज खून में नहाया है, उन्होंने तस्लीम किया। वो तो देखें, जो आपकी इक्विटी मार्केट्स होती हैं वो होती हैं सब्जेक्ट टू वॉलेटिलिटी, क्योंकि रिसेसिव और आपकी जो पीक साइकिल्स होती हैं, बूम एंड बस्ट साइकिल्स स्पेशली जिन मुल्कों में होती हैं। आप US स्टॉक मार्केट को भी देख लें, 2008 क्रैश में ड्रॉप टू व्हाट आई थिंक 40% ऑफ इट्स वर्थ, और लोग मतलब सड़कों पे आ गए थे वहाँ, लेकिन फिर अगले 3-4 सालों में उन्होंने रिकवर भी किया। तो वो तो मतलब इक्विटीज़ का एक नेचर होती है, इक्विटीज़ वॉलेटिलिटी आती है, तभी लोगों को कहते हैं कि आप अपनी रिस्क टॉलरेंस देख के इन्वेस्ट किया करें। देखिए, आपने जो बात की ना, आपकी नॉलेज जरूर है, बिल्कुल, मैं इसमें इनकार नहीं कर रहा, लेकिन एक फॉरेंसिक ऑडिट कराया था अमेरिका, हुकूमत पाकिस्तान ने, मैंने नहीं कराया, उस रिपोर्ट मेरे पास, जो खून में नहाया था स्टॉक एक्सचेंज, जी, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट मेरे पास 2017 में जो स्टॉक मार्केट गिरी थी ना, वो 3-4 दफे गिरी है, एक दफे नहीं और गिरी है। 2008 जी बिल्कुल। सब कहा गया है कि सट्टेबाजों ने, उनके लफ्ज किया सट्टेबाज, सट्टेबाज मार्केट्स को ऊपर लेकर गए, मुनाफा कमाया और फिर गिरा दिया। लेकिन सर उसके बाद हमारी KYCs भी बहुत इंटेंस हो गई हैं, आपकी रेगुलेशंस भी बहुत इंटेंस हो गई हैं 2008 के बाद स्पेशली, बिकॉज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टिल 2008 बहुत सट्टेबाजी चलती थी, लेवरेज बहुत दी जाती थी, और स्पेशली जो जितना आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती थी, जितने FDIs थे, उन सबको बहुत लेवरेज दी जाती थी, तभी वो भी बहुत एक्टिव थे हमारी स्टॉक मार्केट में। इनफैक्ट हमारी मार्केट उस टाइम में बहुत बड़ी थी, ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती थी, लेकिन बिकॉज 2008 में जो क्रैश हुआ था उसके बाद रेगुलेशंस इतनी टाइट हो गई थी कि अभी एक्चुअली कहा जाता है कि क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट अवे विद इतनी ज़्यादा मार्केट मैनिपुलेशन करना, वो चीज़ें फॉरेन फ्लैग हो जाती हैं।
बिल्कुल आपने सही कहा, वही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था ना, 2008 के बाद भी 2 दफे खून में नहाई है। मैं आपको मतलब आपकी ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपके स्ट्रेटेजी बदल गई। देखिए ऐसा मैं आपको बता दूं हुआ क्या था। शमशाद अख्तर थी जिस वक्त निगरां वजीर खजाना थी, आपको याद हो, उन्होंने आर्मी चीफ को मीटिंग में, SIFC में आर्मी चीफ भी बैठते हैं, पूरा SIFC, उसमें उनको ये बताया था कि हमारा नारा ये है कि स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी की दलील है। इस हुकूमत ने क्या काम किया, उन्हीं शमशाद अख्तर को जो वजीर खजाना थी स्टॉक एक्सचेंज चेयरमैन बना दिया और ये कहा कि वो आप स्ट्रेटजी यहाँ ले आइए। और हुकूमत ने तमाम इदारों को, बैंकों को ये कहा कि आप स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाएं। मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा हूँ, बैंकों से कहा आप वहाँ पैसा लगाएं। तो इन सब ने जो पैसा लगाया उससे एक डिमांड क्रिएट हुई है, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि आपको अगर मैं फिगर दूंगा तो सन्नाटे में लोग आ जाएंगे। इस वक्त बैंकों ने जो कर्जे दिए हैं, कर्जे वो हैं 16,000 अरब के जी, और उन्होंने जो सरमायाकारी की है, ये ऑफिशियल फिगर है, वो है 29,000 अरब जी। आप मुझे बताइए, सारी दुनिया में, मैंने दुनिया में टॉप पोजीशन में काम किया है, पाकिस्तान में और यूरोप में, सबको पता है, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर बैंकर इन पाकिस्तान जी, जी, जी। हमने कहीं दुनिया में नहीं देखा कि तिजारती बैंक जिनका काम हो तिजारत, ज़राअत, बरामदात को तरक्की देना, उन्होंने 29,000 अरब रुपए की सरमायाकारी कर दी और 16,000 के कर्जे दिए। अभी आपको देखिए मेरे पास एक और फिगर आई है, बैंकों का बजट खसारा है, बजट खसारा ये करप्शन की पैदावार है, आपको भी पता, मुझे भी पता है, लेकिन बैंकों ने 99% बजट खसारे को बैंकों ने फाइनेंस कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए, अगर बैंक्स 99% बजट खसारे को फाइनेंस करेंगे तो फिर मईशत को कौन चलाएगा? तो ये एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसकी वजह से मैं खुद भी कह रहा हूँ कि ये फौरन नहीं करेगा स्टॉक, इसलिए कि वो स्ट्रेटजी डिफरेंट है। लेकिन आपने मईशत की शरह नमू को सुस्त करके, आप खुद बताइए, एक फिगर में दे रहा हूँ, 99% पाकिस्तान का बजट खसारा जो करप्शन की पैदावार है उसको बैंकों ने फाइनेंस किया है। आप बताइए, तिजारती बैंकों का ये काम है क्या? हम जब बैंकिंग करते थे तो उस वक्त कर्जे जो, मैं 2008 की आपने मिसाल दी, मेरे पास जो फिगर है, 3,000 अरब के कर्जे थे और 1,000 अरब की सरमायाकारी थी, यानी कर्जे 3 गुना थे। आज सरमायाकारी कितनी हो गई? तो अगर आपने कई हजार अरब रुपए कर्जे नहीं दिए तो फिर मईशत कैसे तरक्की करेगी? तो जब आप मईशत को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, कर्जे दें, तो ये फिर झटका लगेगा। इसीलिए मैंने मोहलत का वर्ड यूज किया था, क्योंकि आपके साथ बात करने में मजा इसलिए आ रहा है ना कि आपके होमवर्क बहुत परफेक्ट है। सर मैं काम ही स्टॉक मार्केट में करती हूँ मेरा शौक है। नहीं, स्टॉक मार्केट के अलावा भी आपने बातें की हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि इसको आर्टिफिशियली सपोर्ट प्रोवाइड की गई है जी। सपोर्ट आप दे नहीं पाएंगे। अगर कल को IMF ये कहता है कि कमर्शियल बैंकों ने आपका बजट फाइनेंस को कैसे फाइनेंस कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है कि बैंकों के डिपॉजिट और कर्जों की रेशियो चली गई थी 46% जी। अगर 46% ये देंगे तो मुझे ही बताइए रोजगार कहाँ से आएगा? बरामदात के लिए पैसा कहाँ से आएगा? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है नेगेटिव में जा रहा है, तो जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इस साल भी नेगेटिव में आपका है तो रोजगार कौन देगा? बरामदात कहाँ से बढ़ेंगे? फिर तो आप ये कह रहे हैं कि रेमिटेंसेस बढ़ा लें। ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात आपने की है, ये भी मैं आपको यकीन दिला दूं, हमारे पाकिस्तान भाई ज्यादा है इसमें जी। मैंने अपने भाई को पैसा भेज दिया स्विट्जरलैंड में, इधर उसने सरमायाकारी, रोशन डिजिटल अकाउंट आपके हाथ में है, नया पाकिस्तान, तो ये सारे रास्ते खोल दिए। मैं अब ये चाहता हूँ कि आप वजू करें, हमें मोहलत मिल गई है, वजू करके ये फैसला करें कि इस मोहलत में हम आहिस्ता आहिस्ता मईशत को दानिशमंदाना तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ताकि जब दुनिया की नजरें बदलें, जब पाकिस्तान की मदद की जरूरत ना रहे, उस वक्त हम काबिल हों कि अपने पैरों पर खड़े होकर इस मुल्क को आगे ले जा सकें। ये पाकिस्तान से मोहब्बत का कम से कम तकाजा है, वरना इतने खतरे हैं कि मेरी तो रूह काम जाती है कि अगर जौहरी ताकत पाकिस्तान, वो 23 दफा 24 मरतबा IMF के पास जा चुका है, 12 टैक्स दे चुका है, टैक्स एमनेस्टी वन ऑफ द लोएस्ट, बिल्कुल बिल्कुल वन ऑफ द लोएस्ट। तो ये हमें सोचना तो पड़ेगा ना। नहीं 100%। डॉक्टर साहब आपकी ना बड़ी इंटरेस्टिंग राय है, एक्चुअली पहली दफ़ा हमारे शो पे कोई इतनी अलग किस्म की एंड फैक्चुअली सपोर्टेड राय लाए। तो मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी, थोड़ी सी हमारी लोकल जो कैपिटल मार्केट्स है उससे थोड़ा हट के है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। हमारे मुल्क में कोई स्टॉक मार्केट काउंसिल आया तो नहीं, इस्टेब्लिश नहीं किया गया और आने से रहा, लेकिन उससे पहले इस्टेब्लिश कर दिया गया क्रिप्टो काउंसिल।
तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या क्या चल रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या मोटिव्स हैं, क्या फ्यूचर है क्रिप्टो का पाकिस्तान में? मैं पर्सनली बहुत खिलाफ हूँ, तो मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। बड़ा आम सवाल है। पहली बात तो ये है, हम इस दुनिया में रहते हैं जी। अब क्रिप्टो करेंसी जो है उसको आपको लेना पड़ेगा, दुनिया उस तरफ जा चुकी है, बड़ा काम हो गया है। अब हमारा जो कमाल है, हम ये कहें कि हम नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। लेकिन डॉक्टर साहब पिछले 3-4 सालों से तो हमारा बड़ा वो स्टांस था कि नहीं क्रिप्टो डीरेगुलेटेड है, हम नहीं लाएंगे, और अब जब सारे मुल्क घुस गए उसमें तो हमने बोला है एज यूजुअल हम लेट आते हैं हर चीज़ पे, अब हमने बोला नहीं अब हम जी क्रिप्टो काउंसिल लाएंगे। ये क्या बात हुई? मेरे ख्याल से अब अगर अगर जाने के बाद दानिशमंदाना फैसले करके जो लूप होल्स हैं उससे हम बच सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो लेट हुआ है, मैं इसको इतनी गलत बात नहीं कहता, नहीं करना चाहते। स्टेट बैंक ने इस मामले में एहतियात की है जी। बहुत घपले। मैं अब ये चाहता हूँ कि आप चले गए हैं, अब हर हालत में इस काउंसिल को कहें एडवाइस ले, सही फैसले करे, दानिशमंदाना फैसले करे। अब रुक नहीं सकता, दुनिया के साथ हमें चलना पड़ेगा, लेकिन हम इसमें झटका अगर खुदा न खास्ता लगता है अपना निज़ाम इतना मजबूत कर लें, इतने लूप होल्स को ख़त्म कर दें कि हम इसको कामयाबी से चला सकें। अब कोई रास्ता नहीं है। पहले अगर हम कहते थे लाउड स्पीकर पर अजान नहीं दें, अब हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो चेंज को अपने एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता हमने मतलब हम इन्वेस्टर एजुकेशन अपनी लोकल मार्केट्स में बढ़ा नहीं सके, अपनी आवाम को सिखा नहीं सके कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कि इन्वेस्टमेंट के लोकली अलग अलग जरिए क्या है हर लेवल के और हर तबके के शख्स के लिए। तो अब क्रिप्टो जैसी अगर इतनी वॉलेटाइल मार्केट को डायरेक्ट एक्सेस दे दिया जाएगा तो आपको नहीं लगता कि मतलब इसके पीछे हम अगर उन्हें एजुकेट नहीं कर पाए तो हमारी आवाम के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है? मैंने जो लूप होल्स को रोकने की बात की थी, जो पहले का सवाल था, मैं वही बात कर रहा था। पहले तो अगर होता ना तो स्टॉक एक्सचेंज में मैं ये चाहता कि 40-50 लाख आदमी से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में जाएं। ये जो हम लेकर आए थे उस वक्त ये था, ये छोटे लोगों के लिए था, ये छोटे जिनका छोटा था। अल्टीमेटली अब ये हो गया कि छोटे लोगों को तो घुसने ही नहीं देते, बड़े बड़े डिपॉजिट बचा रहे हैं। तो ये गलती कर ली है हमने ना। तो मैं तो होता तो स्टॉक एक्सचेंज में 50 लाख से ज्यादा लोगों को कहता कि आप इधर आए, उसको मजबूत उनको गाइड करता, और ये सट्टेबाजी जो भी हो रहा है ये नहीं होता। इसी में अब एहतियात से चलना होगा, हमें गिरना नहीं है, हमें गिरना नहीं है। तो मैं स्टॉक एक्सचेंज में चाहता हूँ कि लोगों की तादाद बढ़े। ये जो है एक्टिव जो है वो 30-40 लाख होंगे, मैं ये चाहता हूँ ये 50 लाख या 1 करोड़ हों। लोगों को दाखिल करें इसमें ना। मैं स्टॉक एक्सचेंज को अवामी स्टॉक एक्सचेंज बनाना चाहता हूँ, और उसमें असर रसूख सबका हो, अवाम की भी नुमाइंदगी हो। इसी तरह से क्रिप्टो का भी है। अब करना होगा इसको, लेकिन दानिशमंदी से एक एक सीढ़ी पर पैर जमा के आगे चलें ताकि गिरे ना। ये ज़रूरी है, करना ज़रूरी है। लेकिन असल बात जो है, जो मोहलत पाकिस्तान को मिली है उसमें अपनी मईशत को इतना कर लें कि जब मगरिब का रवैया बदल जाए, IMF का बदल जाए, FATF जब चाहे हमें ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं, ग्रे लिस्ट में। हमें अपने आप को बचाना है इन लोगों से। जौहरी ताकत नहीं होते, स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं होती, क्योंकि हमारे 2 सूबे दुश्मन की नजरों में हैं, वो नहीं चाहते हैं कि 2 सूबे हमारे पास हैं। तो हमें इसलिए अगर जौहरी ताकत भी है, मेरी फौज बेतहाशा मजबूत है, दुनिया में उसकी शोहरत है, लोग अवाम जो है वो अच्छे हैं, जो है मेहनती हैं। तो ये सारी चीजें मेरी प्लस हैं। मेरे मईशत जो वो अशराफिया की है, इसको बैलेंस करें तो फिर पाकिस्तान, मैं समझता हूँ, इस खित्ते का सबसे मजबूत, सबसे ताकत तेज रफ्तार तरक्की वाला मुल्क बनने की पूरी सलाहियत रखता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहिद, आपने इतनी अच्छी बातें की हमारे साथ, बहुत लगा आपसे बात करके, लेकिन सैडली वी आर आउट ऑफ टाइम। तो मैं मिलूंगी आप लोगों से कल सुबह एज यूजुअल, सुबह 11 बजे, व्हेन द स्टॉक मार्केट इज ओपन, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे ऑन द इनसाइड स्कूप। आई एम मशल खान, टेक केयर, खुदा हाफिज़।